जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू। ये आपके साथ लेक्चर 2 शेयर किया, आपको नजर आ रहा है? Assalamualaikum, ma'am. Yes, you can see it. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा जी, पहले इस लेक्चर नया शुरू करने से पहले हम पिछले जो हमने अभी तक मटेरियल कवर किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर देयर एनी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क? मैम मुझे आखिरी लेक्चर से एक बात नहीं समझ आई थी मैम। जब सीरीज और पैरेलल में ना हो, यानी कि वो अनडिफाइंड सर्किट हो एक तरह से, तो उसके लिए मैम हम जब खुद से बनाते हैं इक्वेशन, तो उससे वो ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड की जो हमारे पास प्री डिफाइंड इक्वेशन है वो चेंज नहीं हो जाएंगी? नहीं 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 नहीं, देखिए प्री डिफाइंड क्यों चेंज होगी? आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसमें आप अपने अननोन वेरिएबल को, चाहे वो वोल्टेज है या करंट है, उसको y रखेंगे और उसके बाद आप उस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करने के बाद उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके कोफिशिएंट को 1 करेंगे और उसके बाद आप जब आपका इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो आप उसके वैल्यूज को, पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। यानी जो कोई पैरामीटर है y का, चाहे y करंट हो या वोल्टेज हो, वो आपके पास जो उसका कोफिशिएंट है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। वहां से आप ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर dy बाई dt का जो कोफिशिएंट है वो 2 जीटा ओमेगा नॉट होगा। वहां से आप जीटा इज इक्वल टू जो भी आपके पास वैल्यू आती है 2 जीटा ओमेगा नॉट की, उसको डिवाइड करके और मैम जी ये वैसे ही करेंगे जैसे हम वो लीनियर ग्राफ निकालते हैं लैब्स में, लीनियर ग्राफ निकालते हैं लैब्स में। वो ये के y आपको इक्वल्स टू करके दिया mx। था क्लास में थे, जब मैंने आपको प्रॉब्लम करके दिया था जिसमें ना सीरीज में मैम था और था ना। तो, लेकिन मुझे जब मैंने खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की थी ना, तो उस तरह अप्लाई नहीं हो रहा था। मुझे आप तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें मेरे साथ। मैम आपने अभी मुझे तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे नहीं, अभी तो मैं कह भी नहीं रही, मैं अभी क्यों आपको हाँ, प्रॉब्लम बताऊंगी, अभी तो मेरा लेक्चर का टाइम है। हाँ, आप ना मुझे टीम्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और हम्म, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या आप कर रहे हैं। मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि जो भी आपके पास सर्किट है, उस सर्किट में जो अननोन है उसके अराउंड किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और करंट लॉ लगा के आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका ये है। और उसके बाद जब आप खुद प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें और उसमें अगर आपको लग रहा है कि आप को नहीं समझ आ रहा या आपको सही उसका तरीका या यू आर लूजिंग योर वे, तो फिर आप मेरे साथ शेयर करें। बच्चों ने किए हैं मेरे साथ वीकेंड पे शेयर और मैंने कोशिश की है कि उनको उसका बेहतर जवाब दे सकूं। तो मुझे या तो आप अभी मुझे कोई प्रॉब्लम आप बता दें, किस प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम करेंगे। वैसे भी हमारे पास 1 घंटा जो है 23 मार्च का एक्स्ट्रा क्लास का 1 घंटा हमारे पास है। अगर आपका ख्याल है कि आप लोगों को चैप्टर 9 के ऊपर, जो फ्रैंको का चैप्टर 9 है, उसमें थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, तो आप CX से डिस्कस कर लीजिए और हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, कोई मसला नहीं हमारा भी है। आई हैव 1 आवर जो कि मैं इसीलिए रखा हुआ है कि मुझे जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं उसको यूटिलाइज करूँगी। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो। और किसी को भी प्रॉब्लम है इस चीज में या हो गए आपके प्रॉब्लम्स? जो मैंने असाइनमेंट दी थी अटेम्प्ट किया आपने? जी मैम, थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया उस पे। वो हो जाएगी। वो असाइनमेंट तो खैर काफी सिंपल है। वो करवाने का मकसद ये था कि जो सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली आपकी रियल प्रॉब्लम्स को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं वो चीज़ थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इंशाल्लाह उसको कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा वो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो कुछ हमने अभी तक किया है उसमें हमारे फोर्सिंग फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे डीसी थे। ठीक है, जो चैप्टर 9 आपने किया है उसमें आपके फोर्सिंग फंक्शन जो थे वो डीसी फोर्सिंग फंक्शंस थे। कोई कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स थी या कांस्टेंट करंट सोर्स था, और सर्किट जो था दैट वाज एन आरएलसी सर्किट, चाहे वो सीरीज में एल और सी हो, पैरेलल में एल और सी हो, ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, जैसे हो इस किस्म की कोई चीज।
लेट्स से इस टाइप का कोई सर्किट हो, तो इस सर्किट में ये एल और सी जो है ये ना सीरीज में है और ये ना पैरेलल में है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सर्किट्स में खूबी क्या है कि इनमें दो एनर्जी स्टोरेज लगे हुए हैं, लिहाजा ये सर्किट्स हमारे पास सेकंड ऑर्डर सर्किट्स होंगे. What if the forcing function in these second order circuits was not AC but not DC but an AC forcing function? फिर हम क्या करें? आपने अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स की हैं, जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किए हैं, आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम करने का तरीका? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है, या क्या आपके ऑनेस्ट फीडबैक क्या है इसमें? आप में से किसी ने किया है सवाल हल करने की कोशिश की है? यस मैम. तो आपको क्या लगा, मतलब जो पूरा प्रोसीजर है, इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी, या क्या आपका क्या है ऑनेस्ट फीडबैक इसमें? बस ठीक है मैम, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है वैसे, मतलब प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है काफ़ी ज़्यादा. हाँ बिल्कुल, और लंबा है काफी. आप देखें ना, पहले आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं. जनरली स्पीकिंग जब हम किसी भी चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं और हम डिफरेंशियल कैलकुलस की डोमेन में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए काम थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, आसान तरीका ये है, वो चीजें हमें आसान लगती है. जैसे आपने अभी पिछले साल जो पिछले सेमेस्टर में काम किया, उसमें आपके पास रेजिस्टिव सर्किट्स थे, तो आपको जनरली लग रहा होगा कि रेजिस्टिव सर्किट्स के साथ काम करना जो है वो एलसी सर्किट्स के साथ काम करने के मुकाबले में आसान है. उसमें वजह क्या थी? हालांकि रेजिस्टिव सर्किट्स में भी इक्वेशंस बननी थी, लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, दो दो तीन तीन चार चार इक्वेशंस के साथ काम हो रहा था. वो आसानी इसलिए लगती थी कि वहाँ हमारा सारे का सारा काम जो है वो लीनियर अलजेब्रा की डोमेन में हो रहा था. वी गॉट अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस और उन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे थे, और क्योंकि वहाँ वो आसान लगता है, ये एक सीधी बात है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान है और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनको करना, हालांकि प्रोसीजर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी प्रोसीजर है, यू जस्ट फॉलो दैट, लेकिन उसको जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है. तो अभी तो हमारे पास जो फोर्सिंग फंक्शंस थे वो डीसी थे, 5 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, ये है वो है. अब जब फोर्सिंग फंक्शन आपके पास एसी आ जाएंगे, यानी साइनोसॉइड्स आ जाएंगे, तो आपका काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा. इन द सेंस कि लेट्स से ये फोर्सिंग फंक्शन है, पहले जो डीसी फोर्सिंग फंक्शन है उसमें उसकी एक वैल्यू होती है, जो एसी फोर्सिंग फंक्शन है इसको मैं कहती हूँ एक्स ऑफ टी, इसमें इसकी पीक वैल्यू भी होगी जिसको मैं एक्सएम कहूंगी, कोई इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको मैं एफ भी कह सकती हूँ, ओमेगा भी कह सकती हूँ, कोई इसका टाइम पीरियड भी होगा. ठीक है, फिर ये अपने जो इसकी सिमेट्री है उसमें भी कोई चेंज होगा, यानी हो सकता है कि इसमें फेज शिफ्ट इन्वॉल्व हो. एक्सक्यूज मी. तो इसका मतलब ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना एसी फोर्सिंग फंक्शंस की, तो कुछ और पैरामीटर्स सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. तो ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हमने देखा, उनको सॉल्व करना काफ़ी लंबा प्रोसीजर था. उसमें जब हम मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे तो चीज़ें और भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी. तो ये जो चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, ये फ्रैंको का चैप्टर 10 है, और मेरे ख्याल में आपके पास जो सडीको है उसका चैप्टर 9 है ये. तो उसमें आप अगर देखें तो ये चैप्टर सारे का सारा इस चीज़ पे फोकस्ड है कि आप किस तरह से इस काम को, जो आपके पास सर्किट्स हैं सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स और जिनके फोर्सिंग फंक्शंस जो हैं वो एसी हैं, उनके एनालिसिस को आप कैसे आसान कर सकते हैं. ठीक है, इसका पूरा फोकस इस चीज़ पे है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुझे किसी ने कहा था, आई डोंट नो आप सीआर ने या किसने आ गया, शायद दूसरे सेक्शन के सीआर ने, मुझे याद नहीं है, कि जो हमने पिछला चैप्टर किया है उसमें मेरी पेस ज़्यादा थी और आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा आपको लगा कि जो हम कोर्स मटेरियल कवर कर रहे हैं वो पेस ज़्यादा है. अच्छा, वैसे तो हमने चैप्टर 3 वीक्स में किया तो मेरे हिसाब से तो पेस ठीक थी, लेकिन मेरी ना कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवाऊँ, खुद से सॉल्व करवाऊँ. जैसे अभी मैं पूछ रही थी कि मैंने एक सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन के बगैर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, वो आपने देखी, तो मेरा पर्पस यही था कि जिन लोगों ने भी उसको तवज्जो से किया है या मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया है, उनको आसानी रहेगी, उनको समझ आ जाएगी. तो कोशिश ये होती है जब मैं ज़रा ज़्यादा काम करवा रही हूँ तो काम ज़्यादा नहीं करवा रही होती,
थ्योरी तो मैंने उतनी ही पढ़ानी है जितनी मैंने पढ़ानी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारी ज़्यादा रहे, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाऊँ और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज बता दूँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंटायरली आपके लिए छोड़ दूँ कि आप उसे खुद करें। उसकी जगह मेरी कोशिश होती है कि हम क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि पेस ज़्यादा है तो पेस कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा करें साथ साथ, जो भी आपके वो अपने काम में समझ। और क्वेश्चनिंग का भी है कि क्वेश्चनिंग आप जब आप कोर्स से सुनेंगे तो आपके ज़हन में खुद ही क्वेश्चन आएगा, राइट। तो प्लीज़ तवज्जो के साथ थोड़ा सा इसमें मेरे साथ चलें। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह मत लें, बल्कि अपनी नोटबुक के साथ काम करने की कोशिश करें। ये जो नेटवर्क एनालिसिस है ना, इसको ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश ना करें, इसको हाथ से लिख के करने की कोशिश करें। फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि जो हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लास में करते हैं दैट रियली हेल्प्स यू। ठीक है, तो जनाब आज जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक, हमने पिछला चैप्टर 9 जो किया दैट वाज डीसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट्स, और आज हम करेंगे एसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट। और उसके लिए आज के लेक्चर में हम एसी रिस्पांस पे काम नहीं करेंगे सिर्फ कुछ टूल्स डेवलप करेंगे। अच्छा, व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू गेन द नॉलेज अबाउट एसी रिस्पांस ऑफ बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। तो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं? बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं आपके पास आर है, और आपके पास एल है, और आपके पास सी है। तो ये बेसिक सर्किट एलिमेंट्स और उनके कॉम्बिनेशंस जो हैं, यहाँ पर जिन कॉम्बिनेशंस का हम काम करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं और सेकंड ऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में, और आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टिव सर्किट्स है उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि रेजिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय ओम्स लॉ। तो उसमें एसी रिस्पांस हो या डीसी रिस्पांस हो, उसके रूल्स वही रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस जो है उसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, यू विल नेवर कम अक्रॉस अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेदर यू आर डीलिंग विद द फर्स्ट a circuit with 1 resistor or 2 resistor or 50 resistors। जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा इंट्रोड्यूस होता है जब आप जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो अपने सर्किट में लाते हैं। तो जो हम सर्किट्स जिनके साथ यहाँ काम करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी 1 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, और या सेकंड ऑर्डर है यानी 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स। इससे ज़्यादा का स्कोप बाय हैंड करना मुश्किल है, उसके लिए आप पीस पे या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके और वहाँ पे सॉल्व करें। Time domain analysis becomes prohibitive as complexity increases. What does time domain mean? Domain का क्या मतलब? मैम लिमिट मतलब जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैम कोई एक्स चीज एक्सिस देख में रहे उसके हैं। ग्राफ पे टाइम होता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसने बताया था? किसी गर्ल्स ने बताया था, किसी गर्ल स्टूडेंट ने। बेटा क्या कह रही थी, क्या होती है डोमेन? मैम मैं कह रही थी कि टाइम लिमिट को कहते हैं जिसमें होता है सर्किट फॉर्म होता है। देखो, डोमेन जो है ना, वो डोमेन का मतलब होता है किस एनवायरनमेंट में आप काम करें। आपके सारे काम का देखो, जब भी कोई काम करना है ना, उसके लिए हमारा काम को करने का आसान तरीन तरीका क्या है? आसान तरीन तरीका ये है कि अगर मेरी प्रॉब्लम किसी तरीके से किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट हो जाए ना, तो आई हैव गॉट इट सॉल्व करने के तो 10 टेक्निक्स हैं। असल चीज होती है प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अब मैं मैथमेटिकली अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतनी ही मेरी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। वेरिएबल से मुराद ये है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को अगर एक्स की टर्म्स में डिफाइन करती हूँ, लेट्स से मैं कहती हूँ मेरी प्रॉब्लम जो है वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है? लेट्स से एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स log of x plus 5 1 plus x या 1 over 1 plus tangent of x। ये रंग बिरंगे रिप्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनके। लेकिन इनमें खूबी क्या है, इनमें एक बात कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सारे इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफाइन हुए हैं। ठीक है, एक वेरिएबल है मेरे पास जिसको मैं कह रही हूँ x, और ये हर चीज x की टर्म्स में मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करती चली जा रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरी डोमेन क्या है? यहाँ पे मेरी डोमेन है x। ठीक है, अब आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी d2y by dt स्क्वायर, इसका वेरिएबल क्या है भाई? y है मैम, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है मैम, सॉरी मैम t है, t वेरिएबल t है।
ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा सारे का सारा एनालिसिस जो है वो टी डोमेन में है, यानी टाइम की डोमेन में है, राइट। सोल्यूशन भी तुम देख लो, जो लेट्स से मैं कहती हूँ मेरे पास सोल्यूशन कैसा आता है, सोल्यूशन आता है जी y ऑफ t, y ऑफ व्हाट, t, y is defined as a function of t, तो y of t is equal to a1 where a1 is a constant, e raised to power s1t where s1 is a constant, plus a2 is a constant, e raised to power s2t where s2 is also a constant। तो फिर वेरिएबल यहाँ क्या रह गया, t। आपने अपना जो सॉल्यूशन था, जो आपने फाइंड करना है, वो किस चीज के टर्म्स में करना है, किस वेरिएबल, किस पैरामीटर की टर्म्स में आपने फाइंड करना है। यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ t। तो आपकी यहाँ पर डोमेन क्या है, t, आपकी डोमेन टी है, आप टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जितना भी एनालिसिस किया वो सारे का सारा एनालिसिस जो है वो टाइम डोमेन में था। और टाइम डोमेन एनालिसिस जब हमने जो चैप्टर 9 में हमने किया, आप देखो हम कहीं किसी फ्रीक्वेंसी किसी और चीज का जिक्र नहीं किया, हमने टाइम डोमेन में काम किया। और जब हमने टाइम में काम किया तो हमारा काम काफी लंबा था, इनिशियल कंडीशंस फाइंड करो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, उसको वैल्यूज के साथ कंपेयर करो, फिर जीटा की वैल्यू फाइंड करो, फिर डैम्पिंग पे डिसाइड करो, फिर जनरल सॉल्यूशन पे डिसाइड करो, फिर इनिशियल कंडीशंस की मदद से जो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स आए थे उन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करो, एंड देन यू आर डन विद दैट। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो अब जो हम एनालिसिस जिसको हम यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे, इट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यानी हम टाइम के डोमेन में काम नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना जो सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब हम ये करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्किट्स को सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या इवन हायर ऑर्डर सर्किट्स को आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही थी वो सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम जो सारे का सारा लोड है, सारी डिपेंडेंसी है, वो साइनोसॉइडल सिग्नल के ऊपर है। तो अब हम साइनोसॉइडल सिग्नल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक चीज आपके ऊपर इंप्रेस करना मकसद थी वो ये थी कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का फायदा क्या है। हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का फायदा ये है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और आपको पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा आसान होता है। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो मैम। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एसी सर्किट्स की बात करें तो वो सिग्नल क्या है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। वो सिग्नल है साइनोसॉइड। साइनोसॉइड का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि साइन फंक्शन। साइन फंक्शन तो ये है ना जिसने यहाँ बनाया हुआ, ये 0 से शुरू हुआ और फिर मैक्सिमम पे गया, ये साइन। अगर ये इस तरह भी हो ना, यानी इसका 0 जो है वो तब भी ये साइनोसॉइड है। ठीक है, साइन फंक्शन और साइनोसॉइड सिग्नल्स, इनमें फर्क है। इनमें फर्क इस तरह से है कि साइन फंक्शन इज अ साइनोसॉइड सिग्नल। ये तमाम सिग्नल्स जो इस तरह की वेवफॉर्म रखते हैं जो आपको सामने नजर आ रही है, और इनका एक टाइम पीरियड होता है और ये इस टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ये तमाम सिग्नल्स जो हैं दे आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स। तो जब कभी मैं साइनोसॉइड की बात करूंगी तो मैं जनरल साइनोसॉइड सिग्नल की बात कर रहे हैं। अब साइनोसॉइडल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं जो इसने यहाँ दिखाए हैं। प्लीज देखिए, मुझे बताएं इन दोनों में फर्क क्या है। मैम एक टाइम के डोमेन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरा फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ। मैम एक टाइम की डोमेन में है, दूसरा फेज एंगल की। शाबाश। देखो मैम। ओमेगा को हम कहते हैं ओमेगा इज रेडियंस पर सेकंड, और टाइम जो है दैट इज सेकंड। तो इसका मतलब है ओमेगा इनटू टाइम रेडियंस में आप डिफाइन कर रहे हो, एंगल्स की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो। एंगल्स यही होता है कि मैंने एंगल्स लिखा, एंगल्स। अच्छा, ये एंगल्स की टर्म्स में आप इसको डिफाइन करो। तो जब आप टाइम के डोमेन में डिफाइन करो तो आपके साइनोसॉइड में क्या खूबी होती है, इसका एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और द फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है। और जब हम एंगल्स की टर्म्स में बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड कितनी देर में कंप्लीट होता है, 360 डिग्रीज। एब्सोल्युटली, शाबाश। अच्छा, अब हम टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है ना वो रिलेशनशिप डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमें पता है ना कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एंगल्स की बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जब हम ओमेगा इंटू टी को कहते हैं, अच्छा, जब हम ओमेगा इंटू टी जो है इसको हम कहते हैं ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो टी की वैल्यू उस वक्त क्या होती है? जब ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 2 पाई है, मैम। ना 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 नहीं, यहाँ देखो तो टी की वैल्यू उस वक्त क्या है? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। आप दोनों वेव फॉर्म्स को देखें ना, जब ओमेगा इंटू टी 2 पाई है तो जो टाइम है ये देखिए, जब ओमेगा इंटू टी 2 पाई है, यस मैम, टी टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी। इसका मतलब है ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, राइट? और इन अदर वर्ड्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, एंड सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो हम कहते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 2 पाई एफ, और टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ये रिलेशनशिप्स क्लियर हो गए कि ये कहां से आए हैं? जी मैम। यस मैम। ठीक है, एंगुलर रिप्रेजेंटेशन और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आप ये रिलेशनशिप्स आपस में होते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये 2-3 रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं। और इसमें टी के यूनिट्स क्या होंगे भाई टाइम पीरियड के? सेकंड होते हैं ना। सेकंड्स, शाबाश, एब्सोल्युटली। और एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसके यूनिट्स क्या होंगे? मैम सेकंड इनवर्स। -1। सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, या हर्ट्ज होंगे या सेकंड इनवर्स होंगे। और ओमेगा की यूनिट्स क्या होंगे? रेडियंस पर सेकंड, एब्सोल्युटली। सो वी आर क्लियर ऑन दैट टू। और ये याद रखो कि रेडियन पर सेकंड और पर सेकंड इन दोनों यूनिट्स में कोई फर्क नहीं, बिकॉज रेडियन इज अ डायमेंशनलेस नंबर। रेडियंस की अपनी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं एसी सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि आपने एक एसी सिग्नल को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक दफा हम एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी क्लियर कर लें अपने माइंड में। लेट्स से ये आपके पास एक सिग्नल ऐसे बना लें इसको, ऐसे तो ये टाइम डोमेन में डिफाइंड है क्योंकि एक्स ऑफ टी है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, और इसकी पीक वैल्यू है एक्स एम, इसकी पीक वैल्यू है एक्स एम, नेगेटिव वैल्यू है माइनस एक्स एम, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ से लेके मैं आगे दोबारा ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है, जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, यानी ये जो बिहेवियर है ये अपने आप को जब दोबारा रिपीट करना शुरू होगा तो मैं ये कहूंगी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसका एक टाइम पीरियड आ गया। तो दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, और ओमेगा जो है वो होगा 2 पाई ओवर टी, राइट? तो ये ओमेगा मेरे पास आ जाएगा। बट दिस थीटा, थीटा क्या चीज है? ना फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट है मैम। फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट को आप कैसे फाइंड करते हो? आप कहते हो पॉजिटिव पीक वर्टिकल एक्सिस से कितनी दूर है, दिस इज द फेज थीटा। वो सिग्नल जिसका के फेज 0 हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी पॉजिटिव पीक जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे प्लेस्ड हो और वो उसके दोनों तरफ इवन सिमेट्रिक हो। इवन सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर इस वर्टिकल एक्सिस पे मैं सिग्नल को फोल्ड कर दूं एक बुक की तरह तो दोनों तरफ 1:1 पॉइंट्स जो है ना वो एक दूसरे पर फॉल करेंगे।
कोई फर्क नहीं है, जो लेफ्ट की तरफ जितना डिस्टेंस है उतना ही राइट की तरफ है। तो मैं कहती हूँ ये फंक्शन जो है मेरे पास इवन सिमेट्रिक है। तो जो इवन सिमेट्रिक साइनोसॉइड है उसका फेज क्या होता है 0, और अगर इवन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर वर्टिकल एक्सिस से फेज जितना हिला हुआ है हम कहते हैं ये हमारा सिग्नल उतना ही फेज शिफ्टेड है। अच्छा, इसमें अब एक और बात, ये सिग्नल जिसका कि फेज 0 है, ये सिग्नल क्या कहलाता है, इसका क्या नाम है, कोई खास नाम है? साइन में कोसाइन, एब्सोल्युटली, शाबाश। आपके पास वो सिग्नल जो बिल्कुल ये मैंने जो लेफ्ट पे बनाया हुआ है दैट्स अ कोसाइन। तो इसका मतलब है कोसाइन का फेज कितना है? कोसाइन का फेज शिफ्ट कितना होता है मैम 0। में ठीक है। सो ये हमारे पास सिग्नल की बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सिग्नल। तो सिग्नल के पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं? एक तो x ऑफ t इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t। तो प्लीज वापस आते हैं हम जरा यहाँ पे, ये वाली रिप्रेजेंटेशन है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली x ऑफ t इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t। और आपके पास जो पैरामीटर्स के इंपॉर्टेंट हैं उनमें क्या है, एक्सएम क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू है। एक बात का ख्याल रखना, एक्सएम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जब कभी आप एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो आप एक्सएम की बात करेंगे, जो नेगेटिव पीक है दैट इज माइनस एक्सएम। अगर आप कहेंगे ना कि भाई इसका एक्सएम तो -10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है इसका मिनिमा जो है +10 वोल्ट है। तो एक्सएम हमेशा आपके पास पॉजिटिव आता है, ये इसकी पॉजिटिव पीक होती है, और जो नेगेटिव पीक है वो दैट इज -एक्सएम। ठीक है। ओमेगा जो है वो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड दैट इज इन रेडियंस पर सेकेंड। टाइम जो है t दैट इज इन सेकेंड्स एंड थीटा इज द फेज एंगल। वो फेज एंगल आप चाहें तो रेडियंस में लिख लें, चाहें तो डिग्रीज में लिख लें, जिस तरीके से भी आपको खुद से याद हो। बस आपने अपने पूरे प्रॉब्लम में एक ही कन्वेंशन फॉलो करना है। अगर आप रेडियंस फॉलो कर रहे हैं फाइन ना, आप रेडियंस पे काम कर लें। अगर आप डिग्रीज फॉलो कर रहे हैं तो आप डिग्रीज पे काम कर लें। अब करते हैं इफेक्ट ऑफ फेज एंगल। फेज एंगल का इफेक्ट क्या आपको नजर आता है? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो सिग्नल है मेरे पास, ये वाला, इसका फेज एंगल क्या है जो मैं येलो में बना रही हूँ? जी, इसका फेज एंगल क्या है? अभी हमने इसके बारे में बात की, आपने बताया था मैम 0। 0। ये कोसाइन है, इसका फेज एंगल क्या है? 0। तो इसका मतलब है जब मैं किसी एक सिंगल सिग्नल के फेज एंगल की बात करूंगी ना तो विद रिस्पेक्ट टू द कोसाइन करूंगी। अब हम पहले इस लेफ्ट वाले सिग्नल की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहली बात, क्लियरली विद थीटा इज इक्वल टू 0 द सेंट्रल पीक अकर्स एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब आपके पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ये लेट्स से मैं इस सिग्नल की बात करती हूँ जो लेफ्ट पे है, ये सिग्नल, ये जो मैं रेड में बना रही हूँ, इसमें अब इस सिग्नल में और येलो सिग्नल में क्या फर्क है? दोनों बिल्कुल एक दूसरे की डिटो कॉपी है। बात सिर्फ ये है कि थीटा की जो मैक्सिमम की पीक है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करती, बल्कि वो वर्टिकल एक्सिस से थोड़ी देर पहले आ गई। अब जितनी देर वो पहले आई, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये इसका फेज एंगल है। ठीक है। तो हमारे पास ये वर्टिकल पीक जो है ये यहाँ कहीं अकर करेगी, और इस वक्त ओमेगा टी जो है, ये देखिए ओमेगा टी यहाँ पे ये 0 एक्सिस है, तो यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। आपके जहन में बात क्लियर आ गई जो मैं कह रही हूँ? ये पॉइंट यस जी मैम। ठीक है। तो जब कभी आपके पास थीटा जो है वो आपको नजर आएगा कि थीटा की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आप देखेंगे कि ओमेगा टी की वैल्यू उस वक्त जो है वो नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है। और आप रेड सिग्नल और येलो सिग्नल को मुझे देख के बताओ कि क्या रेड सिग्नल पहले आ रहा है या येलो सिग्नल पहले आ रहा है? मैम रेड रेड पहले आ रहा है। रेड से आ रहा है क्योंकि रेड तो वो होके भी जा चुका और उसके बाद येलो को ख्याल आया कि मैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है जब कभी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहते हैं हमारा फेज जो है वो यहाँ पर फेज पॉजिटिव है, और हमारा सिग्नल जो है
वो लीड कर रहा है। जब कभी थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, आपके पास फेज ग्रेटर देन 0 आएगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा सिग्नल जो है वो लीड कर रहा है। लिखा क्या हुआ है? However, when theta is greater than 0, the central peak occurs at a negative value of omega t, indicating that the waveform is shifted towards the left, as shown in the figure. ये ऊपर आपको जो रेड कलर की वेवफॉर्म है लेफ्ट पे शिफ्ट हुई है। This shift is referred to as lead. तो सीधी बात है, थीटा ग्रेटर देन 0 सिग्नल इज लीडिंग। इसी तरह अगर आपके पास थीटा लेस देन 0 आएगा, राइट साइड वाले सिग्नल को आप देखिए, अगर थीटा आपके पास लेस देन 0 आएगा तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सिग्नल जो है, और ओमेगा टी की वैल्यू इस हालत में क्या होगी? ये पॉजिटिव पीक जिस वैल्यू पे आएगी, इस पे ओमेगा टी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो थीटा जब कभी आपके पास, हाँ पॉजिटिव है, शाबाश। थीटा जब कभी आपके पास लेस देन 0 होगा तो आपकी जो नेगेटिव पीक है दैट विल अकर ऑन सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा टी। ख्याल रखें, थीटा इज लेस देन 0, ठीक है, थीटा लेस देन 0 है, थीटा नेगेटिव है, लेकिन ओमेगा टी की वैल्यू उस वक्त पॉजिटिव आएगी। और आपकी वेव फॉर्म को हम कहेंगे, अब क्या लग रहा है, येलो पहले आ रहा है या रेड पहले आ रहा है? मैम येलो। येलो पहले आ रहा है। तो फिर येलो अगर स्टैंडर्ड सिग्नल था तो फिर रेड उसके बाद आ रहा है, उससे पीछे है, तो हम कहते हैं रेड सिग्नल इज लैगिंग बिहाइंड द येलो सिग्नल। ठीक हो गया? जो लेफ्ट पे वेव फॉर्म है इसमें हमारे पास द रेड सिग्नल इज लीडिंग द येलो सिग्नल। इस यहाँ पर हमारा फेज क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। जो राइट पे वेव फॉर्म है उसमें रेड सिग्नल इज लैगिंग बिहाइंड द येलो सिग्नल, और हम कहते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो जब कभी आपके पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो सिग्नल लीड करेगा, और जब थीटा की वैल्यू लेस देन सिग्नल आएगी तो लेस देन 0 आएगी तो सिग्नल लैग करेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग और लैगिंग। अगर लेफ्ट पे शिफ्ट है तो सिग्नल लीड कर रहा है, अगर राइट पे शिफ्ट हो गया है तो सिग्नल लैग कर रहा है। इन तमाम चीजों को, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके जहन में होना चाहिए। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी जी बताइए। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दें ये लीडिंग और लैगिंग का पीछे? लीडिंग और लैगिंग में सीधी सी बात है, अगर एक सिग्नल जो है वो मेरे पास है, देखो यहाँ पे इस वेवफॉर्म को हम देखते हैं, जो रेड सिग्नल है वो ऐसे लगता है जैसे कि येलो सिग्नल से पहले आ गया, ठीक है। और खैर मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको, लीडिंग और लैगिंग की ज्यादा बेहतर एग्जांपल। लेट्स से मैं कहती हूँ x of t इज इक्वल टू 5 cos of omega t minus 90 डिग्रीज। अब आप मुझे बताएं थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है थीटा। इसको जरा मुझे सॉल्व कर लेने दो। दिस इज इक्वल टू 5 cos of omega t cos of 90 degrees plus 5 sin of omega t sin of 90 degrees। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के मैंने इसको cos of alpha minus beta की आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व कर लिया। व्हाट इज cos of 90 degrees? 0। तो मेरा सिग्नल हो जाएगा 5 साइन ऑफ ओमेगा टी तो जो है, और साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको जरा प्लॉट करूं। अब मैं साइन ऑफ ओमेगा टी जो है ना उसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ। ये जो भी है, अब आप ये देखें कि मेरा जो ये ब्लू वाला सिग्नल है ये क्या येलो सिग्नल से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? देखने में क्या लगता है? बाद में आ रहा है। बाद में आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या थी? Was it greater than 0 और less than 0? नेगेटिव लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये क्या थी? मैम ब्लू पे लेस देन 0 है। लेस देन 0 थी, तो ब्लू की लेस देन 0 है, तो ब्लू सिग्नल इज लैगिंग बिहाइंड द स्टैंडर्ड सिग्नल विच इज द येलो सिग्नल। तो जब कभी आपके पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सिग्नल क्या करेगा? सिग्नल लैग करेगा। इसके अपोजिट अगर मैं कहती हूँ कि भाई x of t is equal to 5 cos of omega t plus 90 degrees, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा cos of omega t cos of 90 माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 90। तो ये कैसा बनेगा भाई?
पीछे होगा मैम ये पीछे होगा उससे मैम ये लीड कर रहा हो। थीटा would be greater than 0. ये उसको लीड कर रहा होगा, येलो कलर के सिग्नल को लीड करेगा, ये इस तरीके से हमें मिलेगा। ये मैं जरा इसकी देख लूं, जहाँ पे इसका 0 है वहां से इसका मिलेगा कुछ रहेगा, इस तरह का सिग्नल बनेगा आपके पास। तो ये सिग्नल आपको देखने में लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। तो जहां कहीं आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी तो आपका सिग्नल लीड करेगा, और हम कहेंगे शिफ्ट किस तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। जहां कहीं थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव आएगी, वहां हमारा सिग्नल लैग करेगा और हमारी शिफ्ट जो है दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट। ठीक हो गया? आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब वो दूसरी बात वो कहता है कि जब आपको फेज एंगल की शिफ्ट बताते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि टाइम डोमेन में कितनी शिफ्ट आई है। फेज में इतनी शिफ्ट है तो टाइम में कितनी शिफ्ट होगी। वो कहता है सीधी सी बात है कि आपके पास जो है वो जब आप बात करते हैं, आप कहते हैं थीटा टी की, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो जब आप जो है वो टाइम डोमेन और थीटा को करते हैं तो आपके पास एक्सक्यूज मी, जब आपका टाइम जो है वो टी होता है तो उस वक्त हम 2 पाई का शिफ्ट कर चुके होते हैं, तो आपके पास थीटा बेसिकली इज इक्वल टू -2 पाई टी ओवर टी। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास जो है वो टी की वैल्यू टी होगी व्हेन -2 पाई इंटू टी ओवर टी, तो थीटा की वैल्यू जो है वो उस वक्त आपके पास 2 पाई या -2 पाई रहेगी। माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर हमने इसलिए साथ लिया हुआ है, ये जरा यहाँ पर आके आप देख लीजिए। हम यहाँ पर सिग्नल की बात करते हैं तो हम नेगेटिव साइन की बात इसलिए करते हैं कि हम लीड और लैग को इसमें अकोमोडेट कर सकें, कि आपके पास जो है वो जितना भी लीड और लैग है उसमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा -2 पाई और 2 पाई में बेसिकली कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। ये बेसिकली सिग्नल्स के लीड और लैग को अकोमोडेट करने के लिए। तो आपके पास टाइम डोमेन में जो आपकी शिफ्ट आती है उसको अगर आपने थीटा की शिफ्ट को टाइम डोमेन की शिफ्ट में मैप करना है तो दिस इज योर फॉर्मूला। मैम मतलब जब माइनस है तो वो लैग को रिप्रेजेंट करेगा और जब नहीं है तो वो जी लीड थीटा को आप देखो ना, जब थीटा आपके पास नेगेटिव होगा तो टाइम पॉजिटिव आएगा। जी और मैम जब सही है, आपके पास जी जी सही है, पॉजिटिव समझ आ होगा गया। तो टाइम आपके पास नेगेटिव आएगा। जी ये जी उसको अकोमोडेट करने के लिए। चलें ना, अब जरा हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा मुझे बताइए कि हम कैसे सॉल्व करें, पहले तो इसको पढ़ते हैं तसल्ली के साथ। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ 1 मेगाहर्ट्ज साइनसॉइडल करंट इज 5 milliamperes at t is equal to 0 and -8.660 milliamperes at t is equal to 0.25 microseconds. Find A, the amplitude and phase angle, and B, the amount of time shift of the central peak relative to the instant t is equal to 0. So how should we go about it? क्या करें? ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करें, एक्स एक्सिस बनाए थे, वाई एक्सिस होते हैं इसमें ग्राफिकली हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्राफिकली करने के लिए ना यू विल हैव टू ड्रॉ अ प्रिसाइज ग्राफ। अच्छा इक्वेशन फिर जो हाँ एसी की इक्वेशन जी जी क्या कह रहे हो, सॉरी क्या कह रहे हो? वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, एसी जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसी सिग्नल, वो उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज में से। एब्सोल्युटली, शाबाश। हमारे पास x of t is equal to xm cos of omega t plus theta। ठीक है, अब उसने हमें दो इंस्टेंट्स दिए हुए, एक t इज इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 0.25 माइक्रोसेकेंड्स, और उसने हमें 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल की वैल्यू दे दी और उसने कहा ये कितनी है, 5 मिली एम्पियर। अच्छा जी, तो 1 मेगाहर्ट्ज साइनोसॉइडल सिग्नल का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी f क्या है, 10⁻⁶ हर्ट्ज। अगर f जो है वो 10⁻⁶ है तो ओमेगा क्या है, 2 पाई इंटू 10⁻⁶ रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, और उसने कहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल इज 5 मिली एम्पियर एट t इज इक्वल टू 0। तो x ऑफ 0, जब t की वैल्यू 0 है तो x ऑफ 0 क्या होगा, xm cos ऑफ थीटा, क्योंकि t की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब xm मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन x ऑफ 0 उसने बता दिया कि ये कितना है, ये है जी 5 मिली एम्पियर।
5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और दूसरा उसने कहा जब t की वैल्यू 0.25 माइक्रोसेकंड होगी तो उस वक्त सिग्नल की वैल्यू ये है। ऑलराइट, तो मैं कहती हूँ x at 0.25 माइक्रोसेकंड्स इज इक्वल टू xm cos ऑफ, अब ओमेगा टी हम देख लेते हैं कि इस वक्त क्या होगा। ओमेगा है जी 2 पाई इंटू 10⁻⁶ और t की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 10⁻⁻�6, तो दैट टर्न्स आउट टू बी π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 प्लस थीटा। तो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos ऑफ π/2, चलो ये वैल्यू है क्या, ये उसने कहा -8.66 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा हम बेहतर करके नीट तरीके से लिखने की, ये जो मैंने ये किया है ये आपको समझ आ गया कि मैंने क्या किया है? मैम मैंने एक दफा दोबारा कर दी थी, मैम को हमारी मैं दोबारा मैम को लैग हो रहा था, आप रिपीट कर दें प्लीज। मैं जरूर करती हूँ। देखिए ये मेरे पास था x of t is equal to xm cos of omega t plus theta। तो मैंने कहा जब t 0.25 माइक्रोसेकंड होगा तो उस वक्त क्या करूं मैं, ओमेगा की जगह जो ओमेगा की वैल्यू है दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁶, और t की जगह जो t की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻⁻6 वो रिप्लेस कर लेती हूँ, राइट, दैट्स व्हाट आई डिड। ये मैंने ओमेगा टी सॉल्व किया है यहाँ, जहाँ ये जी समझ आ गई है, ठीक है। ये ओमेगा है और ये मेरे पास टी है, गिवन जो मुझे वैल्यूज दी गई थी उसमें। क्लियर हो गया? जी मैम, ठीक है। सो दैट टर्न्स आउट टू बी π/2। तो मैंने कहा कि अच्छा ये, अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आई, मैं थोड़ा सा एक क्लटर जो है ना इसको यहाँ से रेज करती हूँ ताकि मैं आगे काम कर सकूँ। जी, अब जो है फर्दर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन में है जी xm cos of theta is equal to 5 into 10⁻⁻3 और ये भी 8.66 into 10⁻⁻3 था। और दूसरा है जी, अब cos of π/2 प्लस थीटा क्या होगा? cos of अल्फा प्लस बीटा लगाओ, cos of π/2 cos of थीटा माइनस sin by π/2 sin by, तो cos of π/2 क्या होता है? जीरो। मैम माइनस π/2 क्या होता है? माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा -xm sin of theta which will be equal to -8.66 into 10⁻⁻3। ठीक है सर, तो ये माइनस का साइन जो है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये देखो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब मेरे पास कितने अननोन्स हैं, एक सीधी सादी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। एक अननोन है xm जो उसने कहा मालूम करके दो, और दूसरा अननोन क्या है? थीटा। दूसरी चीज जो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो इक्वेशन 2 है डिवाइड 2 बाय 1, तो आपके पास आ जाएगा xm से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan theta is equal to 8.66 into 10⁻⁻3 divided by 5 into 10⁻⁻3 and you get rid of the 10⁻⁻3 और आप टेंजेंट थीटा is equal to 8.66 over 5, या मैं इसको कह सकती हूँ 0.866 over 0.5। किस चीज का? और ये टेंजेंट ऑफ थीटा होता क्या है? साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। कैलकुलेटर से फाइंड कर लो, या सीधा तरीका ये है कि साइन ऑफ व्हाट इज 0.866 60 डिग्रीज एंड कॉस ऑफ व्हाट इज 0.5 60 डिग्रीज, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए। मैम ये 60 डिग्री आ रहा टोटल, ठीक है 60 डिग्री है। तो थीटा आपके पास क्या है? थीटा है जनाब, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स of 0.866 over 0.5 which you told me is equal to 60 degrees. So here is our first answer.
ठीक है, और एक्सएम कैसे मालूम करूं? एक्सएम मेरे पास मैम थीटा को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं एक्सएम। एक्सएम cos of 60 degrees is equal to 5 into 10 raised to power minus 3. तो xm is equal to 5 divided by cos of 60 degrees into 10 raised to power minus 3. Cos of 60 degrees is 0.5. So 5 divided by 0.5 into 10 raised to power minus 3 is equal to 10 milliamperes. Here goes. ठीक हो गया सर? हजरात को जवाब दीजिए प्लीज। यस मैम। ठीक है, इट वर्क्स फॉर यू। अच्छा, Yes, ma'am. उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो कहता है अमाउंट ऑफ टाइम शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल पीक रिलेटिव टू द इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। सो हियर इट इज, ये है जी आपके पास ये। तो टी इज इक्वल टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी 60 डिग्रीज, और हम इसको जो है वो 60 डिग्रीज को आप कन्वर्ट कर लें, हाँ जी रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, वो कितना आता है? 5/3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू टी जो है वो आपके पास क्या है, वैसे मेरे ख्याल में 60 डिग्रीज ही रहेगा, मुझे अब इतना याद नहीं, करके देखते हैं। इनटू टी द टाइम पीरियड, तो आपके पास टाइम पीरियड जो है वो 1/10 रेज़ टू पावर 6 है। टाइम पीरियड आ रहा है ना, दैट इज 1/f, तो f is 10 raised to power 6, so time period is equal to 1/10 raised to power 6. So that turns out to be equal to pi/3 divided by pi is equal to minus 1/6 into 10 raised to power minus 6. So that is equal to minus 0.166 into 10 raised to power minus 6, or it is equal to 166 minus 166 into 10 raised to power minus 9, which is equal to minus 1.66 into 7 nanoseconds, and that is what we are getting, nanoseconds, 10 raised to power minus 9 seconds. ठीक है हुजूर? मैम वैसे भी आपने बता तो दिया था, लेकिन मैं एक चीज मतलब वो क्लिक करिए कि माइंड में कि टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वो फॉर्मूला जो अभी आपने ऊपर बताया था। मैम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं दोबारा से काइंडली? ये यार ये देखो, अगर आपका ये, इसको मैं थोड़ा सा साफ करती हूँ, ये आपका टाइम है, ये टाइम यहाँ पर मैं आपको कहूँ तो ये कितने सेकंड है? 5 सेकंड, और अगर यहाँ पूछूं तो ये कितने सेकंड है भाई? माइनस 1.2 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर इस साइड पे किसी जगह पे फेज शिफ्ट को टाइम में कन्वर्ट करने लगी हूँ, लेट्स से कि मेरा इस किस्म का कोई सिग्नल था, ये इस टाइप का जो भी था, तो ये जो मेरा फेज शिफ्ट आएगा, ये जब टाइम में कन्वर्ट होगा तो ये नेगेटिव टाइम ही आएगा। टाइम, नेगेटिव टाइम से क्या मसला है आपको? टाइम हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, आप इंजीनियर हो, जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो टाइम 0 की बात की आपने, ठीक है? आपके एक्सपेरिमेंट से जो पीछे काम हो रहा था वो नेगेटिव टाइम है, एक्सपेरिमेंट के ऑनसेट के बाद जो टाइम था वो पॉजिटिव टाइम है। यस मैम समझ आ गई, ठीक है। ये मैथमेटिकल है ना, आप इसको, हाँ जी आप ये प्रॉब्लम को क्योंकि मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो ना, इसलिए मैथमेटिक्स में तो सब चलता है। उनको को 50 डायमेंशंस, तो वो 50 डायमेंशंस में काम कर देंगे, क्या एतराज है? जब काम हो रहा है, और इंजीनियर का फोकस क्या होता है? काम होना चाहिए प्रैक्टिकली, इट वर्क्स जस्ट फाइन। ठीक हो गया? सब राजी हो गए नेगेटिव टाइम के साथ? यस मैम। चलो दैट्स गुड, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, देन वील कम बैक।
चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैम। स्लाइड्स नजर आ रही है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अभी तक हम जो फेज डिफरेंस की बात करते रहे ना, वो हम एक कोसाइन को कह रहे थे कि स्टैंडर्ड सिग्नल है और उसके लिहाज से बाकी सिग्नल्स का फेज डिफाइन कर रहे थे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सर्किट्स में काम करते हैं, एक सर्किट के अंदर आप काम करें, तो आपने डिफरेंट सिग्नल्स के फेज डिफाइन करने हैं। आप कैसे डिफाइन करें, क्या करें? तो बिल्कुल वोल्टेज की तरह ना हम काम करते हैं। हम कहते हैं एक सिग्नल के फेज को, चाहे जो भी हो उसका फेज, उसको हम कहते हैं जीरो फेज है, और बाकी सिग्नल्स को उसके लिहाज से देख के हम कहते हैं कि ये इस सिग्नल को लीड कर रहे हैं या इसके पीछे लैग कर रहे हैं, इनका फेज पॉजिटिव है या इनका फेज नेगेटिव है। यानी जस्ट लाइक जैसे हम वोल्टेज की बात करते हैं ना, पोटेंशियल ड्रॉप, एक नोड को हम कहते हैं ग्राउंड की नोड है, और बाकी तमाम नोड्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको उस ग्राउंड नोड के लिहाज से हम डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फेज का है कि जब आप प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर काम कर रहे हो और आपके पास एक सोर्स है, बेशक सोर्स के फेज को आप जीरो ले लो, मर्जी है आपकी, आप किसी भी एक चीज के फेज को जीरो ले लेते हैं और आप अपनी वर्टिकल एक्सिस जो है वो वहां पे प्लेस कर लेते हैं, और आप बाकी सिग्नल्स को उस सर्टेन स्टैंडर्ड सिग्नल के लिहाज से रिलेटिवली देखते हैं, और आप कहते हैं यार ये सिग्नल लीड कर रहा है या ये लैग कर रहा है या ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेट्स से कि दो सिग्नल्स हैं, x of t is equal to xm cos of omega t plus theta x and y of t is equal to ym cos of omega t plus theta y। इन दोनों सिग्नल्स में एक चीज का ख्याल रखिए कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जब कभी भी आपने दो साइनोसॉइड्स के फेज डिफरेंस की बात करनी है, तो ये सिर्फ उस हालत में पॉसिबल होगा कि आपके दोनों साइनोसॉइड्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइड्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इनके फेजेस क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, अब लेट्स से कि एक साइनोसॉइड की पीक वैल्यू xm है, दूसरे की ym है, एक का फेज थीटा x है और दूसरे का फेज थीटा y है। तो आप इन दोनों के जो फेज डिफरेंसेस हैं उसको आप डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे इनका फेज डिफरेंस क्या है, फाई, और फाई इट्स थीटा y माइनस थीटा x। जब आप थीटा वाई, क्योंकि जहन में ख्याल आता है कि वाई नॉट थीटा एक्स माइनस थीटा वाई, तो जब आप फाई इज इक्वल टू थीटा वाई माइनस थीटा एक्स लेते हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द फेज ऑफ वाई रिलेटिव टू एक्स। दैट इज व्हेन आई take x as the standard signal and I say that x has got a phase of 0, then the phase of y with respect to x is the phase difference between the two signals। ठीक समझ आ गई आपको? अगर आप यहाँ पर कहें कि phi is equal to theta x minus theta y, तो that is the phase difference of x relative to y। ये इन दोनों में फर्क होगा। सो फेज जो है ये हमारे पास टोटली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फेज इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट लाइक द वोल्टेज ऑन सिग्नल। One signal in the circuit is assigned an arbitrary phase of 0 and all other signals are assigned phases relative to the phase of the relative signal। एक सिग्नल को सर्किट में किसी भी जगह पे आप ले लें और उसको हम कहते हैं कि इसका फेज 0 है, बाकी जो है वो उसके लिहाज से हम फेजेस कैलकुलेट करते हैं। फेज इज कंस्ट्रेन्ड टू द रेंज phi is greater than or equal to minus pi, less than or equal to pi, और phi can be between minus 180 to 180। तो ये भी अभी क्लियर देख लेते हैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करके। ये देखिए, आप जब एंगल, फेज इज एन एंगल ना, जब आप एंगल कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके हैं। जब या तो आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, या आपके रेफरेंसेस एक्सिस होते हैं, यहाँ से आप या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज चलती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं पॉजिटिव एंगल्स कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं शुरू करूंगी तो एंगल क्या है, 0, और जहां मैंने खत्म किया वहां एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल कितना है, 180। मैम 180 है। ठीक है, 180 डिग्रीज है या पाई है। अच्छा, फिर अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं यहाँ से तो मैं कहूंगी कि ये जो है ये 0 है और ये क्या है, माइनस पाई। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जो हम फेज डिफाइन करते हैं बिटवीन माइनस 180 टू 180, तो अगर मैं यहाँ से अपना फेज कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो माइनस 180 से मैं शुरू होंगी और शुरू होते 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 मैं 0 पे गई और 0 से जो है वो मैं प्लस 90 पे चली गई और यहाँ पे जो है मेरा प्लस 180 फेज आ गया। तो फेज जो है वो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से उसको कैलकुलेट करें, लेकिन हमने 360 डिग्रीज पूरे के पूरे इस रेंज में कवर कर लिए। तो आपका फेज जो है वो 360 डिग्रीज का फेज शिफ्ट हो सकता है, और 360 डिग्रीज का जो फेज शिफ्ट है उसको आप या तो वो उसको आप कहते हैं 0। जो जब आपने 360 लेट से कि ये जो है मैं यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक मैं गई,
तो मेरा फेज कितना है 360। मैम जी सर। मैम why is it theta y minus theta x? Why isn't it theta x minus theta y? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसको कहती ना कि फाई इज इक्वल टू थीटा एक्स माइनस थीटा वाई, तो इसका मतलब है मैं जो मेरे पास वाई है ना, इसको रेफरेंस सिग्नल मान रही हूँ, एंड फेज ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई, फेज ऑफ एक्स कंपेयर टू द फेज ऑफ वाई। और जब मैं कह रही हूँ कि फाई इज इक्वल टू थीटा वाई माइनस थीटा एक्स, तो मैं एक्स को रेफरेंस सिग्नल मान रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि फेज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी ले लें। आप एक्स को रेफरेंस सिग्नल ले लें और थीटा वाई माइनस थीटा एक्स कैलकुलेट कर लें, आप वाई को रेफरेंस सिग्नल ले लें। बस आपने सर्किट में करना क्या है कि आपने एक किसी सिग्नल के फेज को रेफरेंस ले लेना है, ठीक है, और बाकी फिर उसके रिलेटिव आप कैलकुलेट करते रहेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं एक सर्किट बनाती हूँ, उसमें एक नोड को मैं ग्राउंड ले लेती हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि वही नोड ग्राउंड हो, मैं किसी और नोड को भी ग्राउंड ले सकती हूँ। बस मैंने एक दफा अलबत्ता ये करना है कि जब मैंने सर्किट सॉल्यूशन में एक दफा एक नोड को ग्राउंड करके पकड़ लिया, तो फिर उस सर्किट के बीच में हाफ वे थ्रू मैंने नोड नहीं बदलनी ग्राउंड की, वही ग्राउंड रहेगी, ठीक है। आप सर्किट के सॉल्यूशन के शुरू में डिसीजन ले लो कि ये मेरा सिग्नल है जिसको कि मैं अपना स्टैंडर्ड मान लेती हूँ, और इसके फेज को मैं कहती हूँ कि 0 है, और बाकी तमाम जो है उनके फेज को मैं विद रिस्पेक्ट टू द फेज ऑफ दिस सिग्नल कैलकुलेट करूँगी। समझ आ गया? Yes मैम, थैंक्स मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब आपको ये समझ आ गया कि जब हम -180 से 180 या -π से π के बीच में फेज का जिक्र करते हैं, तो हम पूरा जो हमारा स्पैन है 360 डिग्रीज का, उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो फेज है वो आपका फेज कभी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ, लेट्स से आपका फेज जो मैं कहती हूँ आपके पास फाई जो है ना, वो है 192 डिग्री से। अब ये 180 डिग्री से बढ़ गया, तो क्या करोगे? 360 से माइनस करेंगे। 360 से माइनस करोगी या -360 से माइनस? आपका फेज होगा -360 डिग्रीज माइनस 192 डिग्रीज, which will be equal to what? 178 degrees minus 178 degrees. 168. 168. 168. Yes, ma'am. 168. 168। तो समझ आ गया आपको कि अगर मेरा फेज जो है वो 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो मैं उसको कैसे लाऊंगी? लेट्स से कि मैं कहती हूँ फाई इज इक्वल टू -210 डिग्रीज। अब फाई की वैल्यू क्या होगी? -150. -360 degrees minus 210 degrees, which is equal to 150. 150। समझ आ गया आपको? अगर आप जी जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, +150 या -150? +150 आएगा ना। -210 डिग्रीज इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। ये देखो, ये यहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो ये आपके पास है -210 डिग्रीज, तो -210 डिग्रीज -90 डिग्रीज -180 डिग्रीज, यहाँ कहीं जाके -210 डिग्रीज जो है ना वो खत्म होगा। तो वो फिर अगर मैं पॉजिटिव में उसको देखूंगी तो वो कितना होगा? होगा 360 - 210 डिग्रीज, दैट इज 150 डिग्रीज। सो ये थोड़ा सा जो है ना, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, इसको देखिएगा। समझ आया? अगर आपके पास पॉजिटिव साइड पे 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और साथ एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर नेगेटिव साइड पे वो -180 डिग्री से और भी पीछे चला जाए -200 पे, तो आप उसको सिंपली 360 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब फेज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जब आपके पास फेज जो है वो 0 आए तो इसका मतलब है थीटा y इज इक्वल टू थीटा x, तो हम कहते हैं दोनों सिग्नल्स जो हैं दे आर इन फेज विद वन अनदर। इन फेज का मतलब ये कि दोनों के मैक्सिमास और मिनिमास जो है वो एक ही टाइम पे गुजरेंगे। तो ये हमारे पास अगर एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है और
ये एक सिग्नल है। अब जरूरी नहीं है कि इनकी पीक वैल्यू भी बराबर हो, सिर्फ जरूरी क्या है कि इनके मैक्सिमा और मिनिमा एक टाइम पे गुजरे। तो हम कहते हैं दोनों सिग्नल क्या हैं, दे आर इन फेज विद वन अनदर। If phi is greater than 0, in this case we say that y leads x by phi radians or by t is equal to phi over 2 pi। तो फॉर्मूला है वो याद रख लीजिएगा। लेकिन जैसे हम वहाँ थीटा ग्रेटर देन 0 की बात करते थे, इसी तरह यहाँ phi की बात हो रही है, बिकॉज phi जो है वो हमने यहाँ पे लिया क्या है, phi is equal to थीटा y माइनस थीटा x। तो अगर मेरे पास phi जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो मैं कहूँगी y is leading x by a value of phi। If phi is less than 0 तो मैं कहूँगी y is lagging behind x by a value of phi। और जब आपके पास phi की वैल्यू जो है वो 90 डिग्रीज है, प्लस माइनस 90 डिग्रीज है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है that two waves are said to be in quadrature which when one reaches its maximum or minima the other goes through a zero and vice versa, their relative time shift is t by 4। जरा क्वाड्रेचर वेव्स की एग्जांपल तो दीजिए। मैम साइन एंड कोसाइन हम लोग कह सकते हैं। शाबाश, वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, यू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स माशाल्लाह। बिल्कुल, साइन और कोसाइन दो ऐसी वेव फॉर्म्स हैं विच आर इन क्वाड्रेचर विद वन अनदर। कोसाइन जो है अगर उसका फेज 0 है तो साइन का फेज जो है वो कोसाइन से 90 डिग्रीज के बाद उसका मैक्सिमा आता है। टोटल क्वाड्रेचर का मतलब है टोटल फेज की कितनी इजाजत है, 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज का क्वार्टर कितना होगा, 90 डिग्रीज। तो फिर दो वेव फॉर्म्स में अगर फेज शिफ्ट 90 डिग्रीज का हो तो मैक्सिमम फेज शिफ्ट का एक क्वार्टर फेज शिफ्ट है। तो हम कहते हैं दोनों वेव फॉर्म्स क्या है, दे आर इन क्वाड्रेचर विद वन अनदर। लेट्स से एक यूं है तो दूसरा यूं होगा। जब एक का 0 आता है तो उस वक्त दूसरे का या तो मैक्सिमा होता है या उसका मिनिमा होता है। जब एक का 0 आता है तो दूसरे का या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। समझ आई? These two waves are said to be in quadrature with one another। और इसकी सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास साइन और कोसाइन की वेव फॉर्म्स है। ठीक हो गया? यस मैम। All right. पांचवा है then phi is equal to plus minus pi, that is plus minus 180 degrees. The two waves are said to be antiphase. When one reaches its maxima, the other reaches its minima and vice versa. Their relative time shift is t by 2. ठीक है, ये इसकी भी हम एक बना लेते हैं। Let's say एक जो है वो ये है तो दूसरा जो है वो ये होगा। एंटी फेज अगर ये है एक दूसरे से, ये एंटी फेज, ठीक है। और इसमें देख लो शिफ्ट इतनी है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे से t by 4 उससे पहले आ गया जो टोटल टाइम पीरियड था, सॉरी t by 2। क्वाड्रेचर में t by 4 और एंटी फेज में t by 2। ठीक है जी, समझ आ गया क्वाड्रेचर क्या होता है, एंटी फेज क्या होता है, फेज लीड क्या होता है, फेज लैग क्या होता है। यस मैम। यस मैम। गुड। अब जनाब उसके बाद एक्सरसाइज है, कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन v1 इज इक्वल टू -10 cos of omega t plus 50 degrees and v2 is equal to 12 sin of omega t minus 10 degrees। लेट्स डू इट जी। v1 जो है, दोनों को जब आपने इनका फेज शिफ्ट मालूम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों आपको, v1 का फेज क्या है, ठीक है। v1 को होना चाहिए था v1m cos of omega t plus 50 डिग्रीज। क्या v1m पॉजिटिव है? यस मैम। v1m पॉजिटिव है, -10 नहीं है। नेगेटिव है मैम। नेगेटिव है, ये सभी नजर आ रहा है, ये नेगेटिव है, -10 है। तो क्या मैंने आपको क्या कहा था कि पीक वैल्यू के नेगेटिव होने की इजाजत है?
पीक वैल्यू के तो नेगेटिव होने की इजाजत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि V1 is equal to 10 cos of omega t plus 50 degrees plus 180 degrees. तो cos of alpha plus beta अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा 10 cos of omega t plus 50 degrees cos of 180 degrees minus sin of omega t plus 50 degrees sin of 180 degrees. Can I do that? हुजूर जवाब दें। यस मैम। वो cos 180 minus 1 के इक्वल हो जाता है, इस वजह से सही हो गया। ठीक है, तो cos of 180, अच्छा अब आप इसको cos of 180 की जगह minus 180 कर लें, क्या आपको फर्क पड़ेगा? Did it make any difference? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये थोड़ी सी इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, तो ये इसका मतलब है दिस इज बेसिकली -10 इज 10 cos of omega t minus 130 degrees. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, xm cos of omega t plus theta 1, राइट? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, कौन कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आई? मैम मैं कह रहा था। जी ठीक है, मुझे बताओ कि क्या कहा मैंने, वेयर हैव आई लॉस्ट यू? V1 में मैम जो +50 minus 180 की है, ये नहीं समझ आया। मैं ये कह रही थी कि मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना, ये जैसे मैंने लिखी है xm cos of omega t plus theta 1, इसमें मैंने कहा था ये xm पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ठीक है सही। तो मैंने आपको कहा कि इसको अगर मैं इस तरह लिखूं ना, 10 cos of omega t plus 50 degrees minus 180 degrees, तो यहाँ पर और मैं ओमेगा टी प्लस 50 डिग्रीज को कहूँगी ये अल्फा है, और माइनस 180 डिग्रीज जो भी, या 180 डिग्रीज मेरे पास बीटा है, तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाऊं मैं इस तरह, ये वाला, तो आई विल गेट अ -10 cos of omega t plus 150 डिग्री, सॉरी प्लस जस्ट 50 डिग्रीज। तो मैं ये कह रही थी कि बेसिकली स्टैंडर्ड तरीके में दिस इज नॉट cos of omega t plus 50 degrees, this is +10 cos of omega t minus 130 degrees. Okay, but मैम +180 या -180 से तो पूरी cos, अगर cos वेव है तो वो साइन में फिर चेंज हो जाएगी, तो इससे फिर ये डिफरेंस आ गया, cos से साइन बदल गई, जस्ट बिकॉज हमने लाइक माइनस से प्लस में जाना। देखो मेरी बात सुनो, आपने जब फेज में 50 डिग्रीज में से +180 ऐड किया या -180 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपका रिजल्टेंट फेज होगा ना, उसमें वो उसी हिसाब से चेंज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सही है, दैट्स इट। वो लीड मतलब हो सारे कितना फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे साथ, एक चीज सिर्फ नहीं चेंज होगी। आप कर ले इसको चेंज सॉरी सारी चीजें जब आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यू विल अराइव एट द सेम थिंग। आप कर ले, करके देखो, अगर कोई प्लॉटिंग का आप लोगों ने मैटलैब सीखी नहीं है? नॉट रियली मैम। अच्छा नो मैम, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस होंगी इसकी, आप करके देख लें। आप +180 कर लें, -180 कर लें, मेक्स नो डिफरेंस। ओके, +180 का पता मुझे नुकसान क्या होगा? 50 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, तो 50 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज जो है ना, दैट विल टर्न आउट टू बी 100 एंड कितनी 30 डिग्रीज, सॉरी कितना हो जाएगा 50 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, 230 डिग्रीज। यस, फिर 230 डिग्रीज को दोबारा मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 230 डिग्रीज तो मेरे एलोकेटेड फेज में से बाहर निकल जाएगा ना, फेज तो -180 से 180 के बीच में होना चाहिए। फिर मैं उसको दोबारा कन्वर्ट करूंगी, फिर मैं उसको, तो उससे बेहतर ये है कि मैं -180 के साथ काम कर लूं। समझ आ गया, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये अगला है V2 = 12 sin of omega t minus 10, इसका बताएं जी फेज क्या है?
-10 मैम -10 अच्छा जी, ये कोसाइन है क्या जो आपने बड़े मजे से -10 कह दिया? नो मैम, जो साइन की वजह से। तो ये इसको भी स्टैंडर्डाइज करो, कैसे करेंगे? इफ आई से v2 is equal to मैम 90 डिग्री वैसे हम लोग अगर करें तो वो चेंज हो जाता है। -10 डिग्रीज -90 डिग्रीज, अगर मैं इस तरीके से इसको करूं और वही cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी cos ऑफ ओमेगा t -10 डिग्रीज cos ऑफ 90 डिग्रीज प्लस sin ऑफ ओमेगा t -10 डिग्रीज sin ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 12 cos ऑफ ओमेगा t -100 डिग्रीज v2। अब आपके पास सिचुएशन है v2 इज इक्वल टू 12 cos ऑफ ओमेगा t -100 डिग्री। अब देखो उसने पता करने को क्या कहा था, उसने कहा था कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अच्छा मैं कहती हूँ जी एक मिनट, दिस इज θ1 which is equal to 130 degrees, this is θ2 which is equal to -100 degrees, ये -130 degrees है, and this is equal to -100 degrees। अब मैं क्या फेज को क्या लूं? अगर मैं फेज को कहती हूँ फेज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, तो दिस इज इक्वल टू -100 माइनस 130 which is equal to -100 plus 130 degrees is equal to 30 degrees। अब मुझे बताओ, आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? आप पूछना चाह रही थी? यस मैम। जी मैम बताएं। ये समझ नहीं आई आपने साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट किया है v2 में? ये वाला, ये जो किया मैजिक के जरिए बेटा, टॉप पे आपने किया। ये वाला मैम असल में आपको कर्सर नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो सबसे टॉप पे आपने वर्किंग की है वो मैं आपको तो बता रही हूँ, कुछ भी नहीं, टीचर्स मैजिक होता है। अच्छा ये v2 is equal to 12 cos of alpha plus beta, let's say मैं कहती हूँ cos of alpha minus beta लगाते हैं, this is equal to 12 cos of alpha cos of beta plus 12 sin of alpha sin of beta। does it work for you? ये ठीक है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अच्छा इसमें अगर मैं कहूँ कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी -10 डिग्रीज एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा cos 12, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्रीज इज 0, बीटा 0, 90 डिग्रीज लिया, 12 साइन ऑफ ओमेगा टी -10 डिग्रीज। ठीक है बेटा? यस मैम, समझ आ गई। थैंक यू। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि जो मैंने यहाँ पे नीचे पूरा फाई मालूम किया है, ये मैंने क्या किया है, किसको मैंने स्टैंडर्ड लिया और किसको रिलेटिव लिया? फाई 2 को स्टैंडर्ड लिया, को रेफरेंस यानी दिस शुड बी θ1। जी मैंने यहाँ पे θ1 को स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, ये देखें पीछे जाके देखें, ये देखें, दिस इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करके प्लीज देखिए जी। अब बताइए θ2 स्टैंडर्ड लिया है या मैंने θ1 को स्टैंडर्ड लिया है? θ1 को मैम, θ1 को स्टैंडर्ड लिया है, और फेज मैंने मालूम किया है θ2 रिलेटिव टू θ1, और वो कितना आया? 30 डिग्री 30 डिग्रीज आ गया। अब जब वो 30 डिग्रीज आया है तो 30 इज ए पॉजिटिव नंबर। अगर 30 पॉजिटिव नंबर है और 5 पॉजिटिव नंबर है तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी θ2 यानी v2 इज लीडिंग v1 बाय अ फेज ऑफ 30 डिग्रीज। अगर ये नेगेटिव आता तो मैं कहती v2 इज लैगिंग बिहाइंड v1 बाय अ फेज ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ये 30 डिग्रीज आ गया तो मैं कह रही हूँ कि v2 जो है इट इज लीडिंग v1 बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
ठीक है जी। मैम हम किसी को भी स्टैंडर्ड रख सकते हैं या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी रखें। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम फेजर्स पे। फेजर्स में, फेजर्स सिर्फ साइनोसॉइड्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आपके पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, राइट, लेट्स से x of t is equal to xm cos of omega t plus theta। अगर मैं आपको कहूँ, अच्छा, और जब आप सेकंड ऑर्डर सर्किट्स में काम करते हैं ना, तो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स की खूबी ये है, जितने भी RLC सर्किट्स हैं सेकंड ऑर्डर क्या चाहे 100th ऑर्डर हो, कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जो फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है, सारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी वही रहती है। यानी सर्किट ओमेगा को चेंज नहीं करता, सर्किट किस चीज को चेंज करता है, एक्सएम को चेंज करता है और थीटा को चेंज करता है। तो बेसिकली जब आप सर्किट्स में डिफरेंट जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो चेंजेस, और चेंज सर्किट में क्या है, लेट्स से कोई सा भी सर्किट है, उसमें वोल्टेज है या करंट है, तो वोल्टेज में या तो उसकी पीक वैल्यू चेंज होगी या उसका फेज चेंज होगा। करंट की या तो पीक वैल्यू चेंज होगी या उसका फेज चेंज होगा। लेट्स से मैं एक सर्किट का एनालिसिस कर रही हूँ, तो एनालिसिस में क्या है, लेट्स से एक सर्किट है, तो क्या है, इस नोड की वोल्टेज, इस नोड की वोल्टेज, इसको मैं ग्राउंड ले लेती हूँ, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, और तो सर्किट के एनालिसिस में कुछ नहीं है ना। तो लेट्स से ये मेरी फोर्सिंग फंक्शन है, इसका कोई पीक वैल्यू है xm cos of 25t प्लस सम थीटा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 25 रेडियंस पर सेकेंड। तो आप सर्किट में चाहे V1 मालूम कर लें, चाहे V2 मालूम कर लें, चाहे I1 मालूम कर लें, चाहे I2 मालूम कर लें, चाहे I3 मालूम कर लें, आप देखेंगे कि इन तमाम वोल्टेजेस और करंट्स में पीक वैल्यू तो बदलेगी और फेज भी बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन तमाम की क्या रहेगी, 25 रेडियंस पर सेकेंड। तो जब आप एसी सर्किट एनालिसिस करते हैं ना, आरएलसी सर्किट्स का, तो उसमें आपके पास कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सर्किट फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब है मैं अपने एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी को एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ले लूं, एज अ वेरिएबल ले लूं। मैं कहूं जब एक जगह फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो दूसरी जगह भी चेंज हो जाएगी उसी हिसाब से। मैं फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी 25 से बढ़ाकर 45 कर दूंगी, तो मेरे पास बाकी तमाम जगह पर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 45 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास सर्किट में बदलने वाली चीजें क्या है, बदलने वाली चीजें हैं एक्सएम और थीटा। दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द फेज, ठीक है। तो हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेजर्स, और फेजर हमारे पास बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं दो चीजों, एम्पलीट्यूड और फेज जो साइनोसॉइड का है, उनको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। फेजर्स को हमारे पास जब हम इनको एनालिसिस के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एनालिसिस जो है फेजर्स की मदद से बहुत आसान हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा आपने सीखा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 2-3 तरीके हैं, आप चाहें तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लें, चाहें तो उसको पोलर या फेजर फॉर्म में लिख लें। मैंने बताया यहाँ पे साइनोसॉइड्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों चूज किया है। आप रियल नंबर से वाकिफ है ना, ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर्स की, ये कितने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, कितनी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकती है मैम? इन्फिनिटली मैनी मैम। ये सिर्फ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो क्वांटिटी या तो इस तरफ इंक्रीज होगी या इस तरफ इंक्रीज होगी। ये 0 है इसका, और ये मेरा वेरिएबल x है। x या तो इधर जा सकता है या x इधर जा सकता है। अगर मैं एक और वेरिएबल y इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये वाली नंबर लाइन जो है ना ये फेल हो जाएगी, ये किसी सेकंड वेरिएबल के ऊपर काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर 2 नंबर लाइंस हो जाए तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्टिकल लाइन दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं सर्किट में, 2, एक्सएम और थीटा। इसलिए जो रियल नंबर लाइन है ना वो मेरे लिए बेकार है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जाना है जहां वो 2 वेरिएबल्स के साथ एक वक्त में काम कर रहा है, एक्स और वाई। इसमें से एक को मैं एक्सएम ले लूंगी और एक को मैं थीटा ले लूंगी, जिस भी तरीके से मैं काम करना चाहूँ। अब क्लियर हो गया आपको कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ फेजर्स की बात करते हैं? यस मैम। ठीक है, so that's why we go to a complex number system.
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अब यहाँ पर लेट्स से ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस नंबर को मैं कहती हूँ कि एक वैल्यू है और इधर इस एक्सेस पे और एक वैल्यू है, इसको मैं कहती हूँ जे वाई एक्सेस। तो इस नंबर की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वैल्यू x जो यहाँ पे थी ये, प्लस द वर्टिकल वैल्यू जे वाई। और जे लगाते ही इसलिए हैं ये बताने के लिए कि भाई जो x है ना वो y नहीं है। यानी इतना हम कहते हैं x रियल है y इमेजिनरी, कोई नहीं, बेशक y रियल और x इमेजिनरी कर लो। मतलब कहने का ये है कि जो चीज इमेजिनरी है ना वो रियल नहीं है, और जो चीज रियल है वो इमेजिनरी नहीं है। एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आप यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि ये दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फिर मैं इस नंबर को इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इस लाइन की लेंथ r और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका एंगल फाई। इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं कहती हूँ ये x प्लस जे वाई भी हो सकता है और ये r विद एन एंगल ऑफ फाई भी हो सकता है। वही नंबर मैंने एक और तरीके से, ये जो है ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है। फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैं कहती हूँ ये r है और ये फाई है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में आ जाऊं तो x r और फाई की टर्म्स में x इज इक्वल टू r cos of phi Yes, ma'am. and y is equal to r sin of phi। Yes, ma'am. तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास जो नंबर z है दैट इज इक्वल टू r cos of phi प्लस j r sin of phi। तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज इक्वल टू r cos of phi प्लस j sin of phi। और आपको ऑयलर्स आइडेंटिटी सिखाई थी, cos of phi प्लस j sin of phi क्या है? e raised to power j phi। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, द रेक्टेंगुलर मेथड, द फेजर रिप्रेजेंटेशन और साथ के साथ द एक्सपोनेंशियल। जब हम ऑयलर्स आइडेंटिटी की टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ से आप जो है आप वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं एक से दूसरे सिस्टम के अंदर। आप फेजर रिप्रेजेंटेशन से रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन से आप फेजर रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। मैम फेजर्स पर्टिकुलरली बाउंड है इसी इलेक्ट्रिकल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या हम जो भी दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज अगर हमें डील करने के साथ हम फेजर्स यूज कर सकते हैं? हाँ, फेजर अलजेब्रा की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जो वेक्टर्स, यानी आप फेजर्स को वेक्टर्स की जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हो, ये जहाँ कहीं फेजर अलजेब्रा एप्लीकेबल है आप लगाएं। जहाँ साइनोसॉइडल, देखिए साइनोसॉइडल बिहेवियर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है, साइनोसॉइडल आर द अल्टीमेट सिग्नल्स। तो आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर लें, पूरा इसका अलजेब्रा इसीलिए है। ये पीछे मैंने सारी बातें कही थी, ये उनकी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म से आप पोलर फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। ये देखें, ये सिंपल सी बात है कि मेरे पास z इज इक्वल टू r cos of phi प्लस r sin of phi। सो ये मेरे पास जो है वो x is equal to r cos of phi, y is equal to r sin of phi। So x square is equal to r square cos square phi and y square is equal to r square sin square phi। इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो x square plus y square turns out to be r square because cos square phi plus sin square phi is a 1 and r is equal to under the root x square plus y square। r की कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है इसलिए कि r is the radius, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये r जो है दिस इज नेवर अ नेगेटिव नंबर, आपने हमेशा r की पॉजिटिव वैल्यू। बाकी ये जो है ये तो मैं आपको बता चुकी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है सारे जो सामने आपके लेआउट है तो बताइए। मैम आप एक मिनट पिछली स्लाइड पे जा सकती हैं, मैंने बस एक चीज देखनी है। क्या करना है, इसकी तस्वीर खींचनी है? नहीं मैम, एक चीज पढ़नी है, वो पहला 2 पॉइंट्स। जरूर पढ़ो।
ये मैं भी शेयर कर दूंगी LMS के ऊपर। मुझसे वो वीडियोस मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, वो पता नहीं अपलोड नहीं हो रही, लेकिन स्लाइड्स, लेक्चर स्लाइड्स तो मैं भी कर देती हूँ क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद। चले जाए आगे। जी मैम पढ़ ली। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास फेजर्स की डिफरेंट मैनिपुलेशंस हैं। अगर आपने दो सिग्नल्स को जिनको आप फेजर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अगर उनको ऐड करना है तो ऐड करने का बेहतर तरीका ये कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी अगर करनी है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें। रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करें। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ये दो नंबर जिनको यहाँ पोलर और फेजर और रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म्स में लिखा हुआ है C1 और C2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा कमरसम हो जाएगा। फिर जाओ फिर उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो वगैरह वगैरह। उससे बेहतर है कि आप फेजर फॉर्म में कम कर लें, आप R1 को R2 से मल्टीप्लाई करें और फेजेस को ऐड कर दें। इसी तरह अगर आपने डिवाइड करना है तो R1 को R2 से डिवाइड करें और न्यूमरेटर के फेज में से डिनोमिनेटर के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह अगर आपने रेसिप्रोकल मालूम करना है तो फेज को इन्वर्ट कर दें, यानी माइनस का साइन लगा दें फेज के साथ, और 1/r उसका जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और स्क्वायर रूट अगर आपने मालूम करना है तो r का स्क्वायर रूट मालूम करें और फेज जो है वो हाफ रह जाएगा। अगर आपने क्यूब रूट मालूम करना है तो r का क्यूब रूट मालूम करें और फेज जो है वो 1/3 रह जाएगा। तो ये जितनी भी रूट्स आप मालूम करना चाहते हैं, इसका बेसिक मैथ्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैथमेटिक्स है, सिर्फ ब्रश अप करने के लिए यहाँ लिखा हुआ था ताकि आपको दोबारा याद आ जाए। तो जनाब ये सारी चीज़ जो है ये हमारी वही रिप्रेजेंटेशन थी जो हम पीछे हम कर चुके हैं। कॉन्जुगेट x प्लस जे वाई का कॉन्जुगेट x माइनस जे वाई है और उसमें आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो वही रहेगा, अलबत्ता फेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट में। और 1/j into j divided by j is equal to j divided by -1 is equal to -j. So 1/j is equal to -j। और आपके पास अल्टीमेट जो चीज़ हमें याद रखनी है इसमें से, ये सारा मैथ्स मैंने लिख तो दिया है लेकिन मेरा इरादा नहीं है ये इसको अपने आप को कंफ्यूज ना करें। आपके पास एक सिग्नल है v of t vm cos of omega t plus phi। ओमेगा टी को भूल जाओ, v of t को उसकी फेजर से रिप्रेजेंट करोगे। फेजर ऑफ v of t इज अ बोल्ड लेटर, ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा। फेजर में x की जगह vm द पीक एम्पलीट्यूड और e raised to power j phi द फेज, ये किसी भी सिग्नल का फेजर रिप्रेजेंटेशन है। ये ले जी, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है। ओमेगा बीच में से हमने हटा दिया क्योंकि पूरे सर्किट में ओमेगा ने तो बदलना नहीं है। तो Vm cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई है तो फिर इसका फेज फाई होगा। Vm sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई है तो दिस इज इक्वल टू Vm cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई माइनस 90 डिग्रीज ऑब्वियसली। तो फिर इसलिए इसका फेज जो है वो फाई माइनस 90 डिग्रीज होगा। IM के साथ भी वही, VM हो या IM हो या जो भी चीज। चलिए हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो मुझे जरा 2 मिनट दें, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। आज सुबह तो ये लोड नहीं हो रहा था। जी, आपकी आज बाकी क्लासेस में अटेंडेंस लगी है? ये कलम चल रहा था? मैम डाउनलोड ही करते हैं सारी। मैम डाउनलोड ही की थी मैम कलम नहीं चल रहा मैम आज, है ना, ये मसला कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग ऐसे कीजिए कि मुझे चैट में अपनी जो है ना वो प्रेजेंट लिख के भेज दीजिए, मैं वहां से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज विद द वर्ड प्रेजेंट, इज दैट ओके? यस मैम। चलो ठीक, मैम चैट में लिखना है ना? चैट में कर दो, किसी भी प्राइवेट ठीक है। चैट में, दो टीम्स की चैट में कर दो, चैनल की चैट में, जहाँ से। कोई क्वेश्चन बेटा?
मैम क्या राइट करना है चैट में? प्रेजेंट, आई एम हियर, यस। सॉरी, ठीक है मैम। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? चलिए, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।